मलिक साहब ने कही कि कोई बहुत ज्यादा मतलब ही नहीं है बजट का। तो आप ये बताएं कि ये 44 लाख करोड़ रुपए का मोटे तौर पर बजट होता है, तो ये तो देश की संपत्ति है और 142 करोड़ लोगों का इसके ऊपर हक है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो छूट दी गई कॉरपोरेट को, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत बहुत नमस्कार। आभार आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैंने दीपक जी की बात सुनी। उनकी बातों से सहमत होते हुए मैं अपनी बात आगे कहूंगा। पहला प्रश्न ये है कि क्या ये बजट भारत की सरकार ने बनाया है या ये बजट आईएमएफ ने बनाया है? ये सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्योंकि इस बजट में अगर हम परत दर परत खोलें तो हमें बहुत सारी नई चीजें मिलती हैं और वो नई चीजें नए संकेत देती हैं। कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है वो बेसिकली जो विकास जो होता है वो 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर चलता है। इसे आप कह सकते हैं कि एक जंबो जेट एयरक्राफ्ट है, उसके 4 इंजन होते हैं। पहला इंजन होता है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट का, दूसरा होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, तीसरा होता है एक्सपोर्ट्स का और चौथा होता है प्राइवेट कंजप्शन का। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि प्राइवेट कंजप्शन ये इंजन डेड है, जीरो है, ये नहीं चल रहा है। एक्सपोर्ट्स जो करीब करीब $325 बिलियन गुड्स के 2014 में थे, मनमोहन सिंह के टाइम में, अब रो पीट के 400 सवा 400 बिलियन पे हुए। तो 10 साल में हमारी तरक्की मुश्किल से 30% की हुई है एक्सपोर्ट्स के अंदर। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो लोग चाइना को ब्लेम करते हैं तो मैं उनको बता दूं, जहां हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स कुल मिला के मुश्किल से 400 सवा 400 बिलियन डॉलर पे आते हैं एक साल में, चीन के एक्सपोर्ट्स जिसका हम लोग रोज फातिया पढ़ते हैं सिर्फ 3,600 बिलियन डॉलर हैं, भारत से 9 गुना। तो पहला इंजन है भारत का, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिर्फ उसके सहारे ये सरकार चल रही है, जहां पर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को पिछले कुछ सालों से बढ़ा बढ़ाकर लोन के बेसिस पे हाईवे हो, रेलवेज हो या बाकी चीजें बना रहे थे। प्राइवेट कंजप्शन शून्य है, बिल्कुल नहीं है। तो एयरक्राफ्ट का दूसरा इंजन डेड है। तीसरा इंजन एक्सपोर्ट्स वैसे ही बिल्कुल स्लो है, स्पटर कर रहा है मिडिल ईस्ट के चक्कर में, यूरोप में और अमेरिका के रिसेशन के चक्कर में वो डाउन है। चौथा इंजन सबसे इंपॉर्टेंट इंजन है, वो होता है प्राइवेट कंजप्शन का। हमारा प्राइवेट कंजप्शन लगभग 60% होता है, जो कि जीडीपी का, यानी कि जो चीजें आम इंसान खरीदता है, चाहे पंखा हो, माइक्रोवेव हो, बेड हो या फिर रोटी, तेल, चावल, आटा, जो चीज घर की जो भी चीज खरीदी जाती है हर व्यक्ति के द्वारा, इसे प्राइवेट कंजप्शन कहा जाता है। जनरली ये 59-60% के पास रहता है, लेकिन अब सरकार की अपनी रिपोर्ट के अनुसार ये ड्रास्टिकली डिक्लाइन होकर 56.9 पे आया है। जब ये 56.9 पे आया तो ये तीसरा इंजन भी फेल हो गया। अब एक इंजन बचा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, जिससे पूरी गाड़ी चल रही है। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना इंजन चलाने के लिए, क्योंकि बाकी तीनों इंजन तो फेल थे, इतना ज्यादा लोन ले लिया कि जो मैंने ही अपने चैनल से जो स्टोरी स्टार्ट की थी कि 55 लाख करोड़ का हमारा लोन था 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बढ़ते बढ़ते 155 लाख करोड़ तक आता है। ये पिछले साल की बात थी। रनिंग ईयर में ये 173 लाख करोड़ हो जाता है और नए बजट के अंदर ये 190 लाख करोड़ क्रॉस करता है। ये हमारे दर्शक भी नोट कर लें कि वो 55 लाख की स्टोरी अब 55 लाख से अब 190 लाख करोड़ पे आई है। यहीं पे आईएमएफ की रिपोर्ट आती है पिछले साल और कहते हैं कि आप लाल रेखा क्रॉस कर गए हो, आप रेड लाइन क्रॉस कर गए हो, इसके आगे अब आप पैसे चुका नहीं पाओगे। जब हम अपना बजट देखते हैं इस साल का तो हम ये पाते हैं कि हमारा रेवेन्यू तो सिर्फ 30 लाख करोड़ है, लेकिन हमारा जो रीपेमेंट है वो 12 लाख करोड़ का है, 11,90,000 करोड़, यानी कि 12 मोटा मोटा 12 लाख करोड़। यानी कि 100 पैसे में से 40 पैसे आप रिटर्न दे रहे हो ब्याज के रूप में, आपके पास बचता क्या है? कुछ भी नहीं। दूसरी बात, पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो रेवेन्यू इंक्रीज दिखाया गया है वो सिर्फ 11% दिखाया गया है, 27 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ का, विच इज स्टनिंग। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूं। कमाल की बात यह है कि 2022-23 के मुकाबले ये जो अभी रनिंग ईयर है, जिसको रोबस्ट ईयर कहा जा रहा है, जिसको 75 सालों का बेस्ट ईयर कहा जा रहा है, कि ऐसी प्रगति भारत ने देखी नहीं।
जहां जीएसटी भी बहुत है, कॉर्पोरेट टैक्स भी अप है, इनकम टैक्स भी अप है, सारे टैक्सेस अप हैं। अगर सब कुछ अप है तो फिर आपका रेवेन्यू ले दे के 27 लाख करोड़ पे क्यों अटकता है? और वो चलता कहां से? 23.5 लाख करोड़ से। यानी कि आपकी वृद्धि कितनी है? मुश्किल से 13-14% की रेवेन्यू की। सिर्फ 13-14% की वृद्धि को आप एक स्पेक्टेकुलर ग्रोथ दिखा रहे हो इंडिया की। कमाल की बात है। वैसे भारत की जो सॉवरीन ग्रोथ है, अगर मैं 1985 से लेके आपकी बात करूं, क्योंकि मैं रेवेन्यू को पार्ट रहा हूं, व्यवस्था का हिस्सा रहा हूं, तो मेरे पास सारे डेटा है 1985 से लेके और अब तक। जो हमारा सॉवरीन ग्रोथ होता है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले अगले साल की जो ग्रोथ होती है टैक्स कलेक्शन की, वही आपका आईना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मल 10 से 12.5% होती है, प्रधानमंत्री कोई भी हो। प्रधानमंत्री नहीं भी होगा तो भी 10 से 12.5% की ग्रोथ हो जाएगी। मनमोहन सिंह की ग्रोथ बेस्ट थी, जो कि 12.5% से ऊपर की 10 सालों की, जिसको सीएजीआर कहा जाता है। लेकिन मोदी जी 11% टच नहीं कर पाए। और इस बार कभी रेवेन्यू ग्रोथ 11% आता है तो मुझे यहां पर पहला झटका लगता है कि सिर्फ 11% का मॉडेस्ट प्राइस इतनी रोबस्ट इकोनॉमी के अंदर। इसका मतलब आपकी इकोनॉमी के बाकी इंजन काम ही नहीं कर रहे हैं। आपके देश में जो भी घटना होगी, जो भी इवेंट होगी, जो भी निर्माण होगा, सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो, फैक्ट्रीज हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, अनाज हो या फिर फैक्ट्रियां हो, एफएमसीजी हो, इन सब का कन्वर्जन अल्टीमेटली जाके टैक्स में होता है। सड़क बनाएंगे तो सड़क में सीमेंट लगता है, लोहा लगता है, बाकी चीजें लगती हैं, तो हर चीज जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है टैक्स में। तो ये टैक्स में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये आपका पहला पॉइंट था कि जिसमें एक इंजन पे सरकार चल रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर। जब आईएमएफ ने वार्निंग दी, आप अपनी सीमा रेखा क्रॉस कर गए हो। अब आपके लिए ये लोन, ये डेट जो है 190 लाख करोड़ लायबिलिटी बन चुका है, आप इसका रीपेमेंट नहीं कर पाओगे। तो सरकार कहती नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा फॉरेन का लोन कम है, हम उससे बच जाएंगे, तो डोमेस्टिक लोन हम सर्विस कर देंगे। इस बार जो बढ़ोतरी हुई है, पिछली बार जो हमारा रीपेमेंट था 10,55,000 करोड़ था, इस बार 11,90,000 करोड़ है। 1,35,000 करोड़ आपका अप होता है पिछले साल के मुकाबले रीपेमेंट। आपके पास क्वेश्चन कितना था? 3 लाख करोड़ का आपका रेवेन्यू आता है टोटल, 1,35,000 करोड़ आपका यहां चला जाता है। बोरोइंग आपकी, आप सोचिए, 5.8% जीडीपी से कम होकर 5.1, ये तो 5.4 होनी चाहिए थी। 5.1 किसके दबाव में हुई है? आईएमएफ के दबाव में हुई है, जहां पर हमें बोरोइंग कम करनी है डोमेस्टिक की, और वो 50,000 करोड़ पिछले साल के मुकाबले कम होती है। इस बार 16,85,000 करोड़ की बोरोइंग है, जबकि 17,35,000 करोड़ लास्ट ईयर थी। इसका मतलब 1,35,000 करोड़ ये और 50,000 करोड़ की लेस बोरोइंग, 1,85,000 करोड़ तो ये चले गए। आपके पास क्वेश्चन कहां बचता है उसके बाद में? अब रही बात, अगले मुद्दे पे आते हैं। ये ट्रिगर पॉइंट था कि एक इंजन में चलती हुई सरकार को मार्केट देख रही थी। मार्केट ने देखा कि ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले साल की अपेक्षा 20% बढ़ेगा, लेकिन ये तो 11% बढ़ा सिर्फ, यानी कि 10 लाख करोड़ से 11.1 लाख करोड़। लेकिन जब अंदर की स्टोरी देखी तो पता लगा कि 10 लाख करोड़ तो खर्च ही नहीं हुआ है, वो तो ऑलरेडी घट के 9 लाख करोड़ के आसपास आ गया है। क्योंकि वहां पर सरकार ने हाथ खींचने शुरू कर दिए, नहीं कर रहे हैं। मार्केट वहां से टैंक होनी शुरू होती है, नोट करती है कि एकमात्र इंजन था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का, वो भी स्पटर कर रहा है इस टाइम। इसका मतलब उस पर रुकावट आ गई है। सरकार वहां पर थकी हुई नजर आ रही थी। प्राइवेट सेक्टर रेडी नहीं है, एक्सपोर्ट बढ़ नहीं रहे हैं, प्राइवेट कंजप्शन ऑल टाइम लो 56.9% पे आता है, ब्याज भुगतान 40 पैसे आपका हो गया। एक के बाद एक चेतावनी सही साबित हो रही थी। फिजिकल डेफिसिट जो सरकार ने जानबूझ के 5.1 पे किया, दबाव में किया है। अब मार्केट कैसे रिएक्ट करती थी? वैसे ही किया जैसे मार्केट को करना चाहिए था। ऐसा लगा कि जैसे थकी हुई सरकार है, टायर्ड है, उसके पास रास्ता नहीं था। मुझे लगता है कि यहीं पर एक स्टोरी नई आती है। मॉर्गन स्टैनले बॉन्ड इंडेक्स में भारत का नंबर आता है। सरकार कहती है, अब मैं अंदर की बात बता रहा हूं, डोमेस्टिक सोर्सेस सूख गए। कैसे? हमारी सेविंग कितनी है? ऑल टाइम लो 5.1%। इसका मतलब जो बैंकों में हमारी हर किस्म की सेविंग हो सकती है सारे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जनता की, वो 5.1% है। फिजिकल डेफिसिट कितना है सर? अगर स्टेट का और सेंटर का मिला हो तो 9% आता है सर, 9.1% है। तो 4%, ये ऐसा हो गया कि सरकार कहती है बैंक से, मुझे 100 रुपए लोन चाहिए आपसे, बोरोइंग कर रही है मुझे इस साल की। तो बैंक कहता है सर मेरे पास तो 60 रुपए हैं सर, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कहता है पैसे नहीं, मुझे नहीं मालूम कहां से लेके आओ। कहता सर मैं नहीं ला सकता। तो सरकार कहेगी आरबीआई तुम नोट छापो,
अगर वो 40 रुपए के नोट छापते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये दिक्कत है। तो यहां पर सरकार का माथा ठनकता है। पहली बार भारत डोमेस्टिक बोरोइंग के रूट से भटक कर निकलकर मजबूरी में, क्योंकि डोमेस्टिक आपकी बोरोइंग ड्राई अप हुई, वो जाता है फॉरेन एक्सचेंज में, कहता है अब बॉन्ड का रूट पकड़ो, डॉलर बॉन्ड्स का रूट पकड़ो, और खूब फैलाया गया। $40 बिलियन के बॉन्ड पहले पहले साल में मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स में खरीदे जाएंगे। सर $40 बिलियन 7% के ऊपर जब आपको वापस करने होंगे, वो 7% के साथ में जो रूपी का डेप्रिसिएशन है वो भी तो आपको देना पड़ेगा सर। अगर मैं 100 रुपए का लोन देता हूं 1 साल के लिए, और 1 साल बाद मैं कहता हूं 7% का मुझे वापस कर रहा है, तो मैं 107 रुपए वापस करता हूं। लेकिन जब मैं $100 का लोन लेता हूं तो मुझे $107 वापस करने हैं। लेकिन $107 तो ठीक है, लेकिन तब तक तो रुपया 83 रुपए से घट के 87 रुपए हो जाता है सर, तो मुझे वो हर्जाना ही भरना है। इसी पॉइंट पे आके श्रीलंका, अर्जेंटीना, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गए थे, क्योंकि उनके फॉरेन लोन्स हो गए थे। अब हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डोमेस्टिक लोन था बोरोइंग, वो ड्राई अप हो गया, हमारे पास पैसे नहीं है सर। अब क्या करेंगे सर? कैपिटल एक्सपेंडिचर डाउन हुआ तो मार्केट रिएक्ट करती है। हमें सरकार कहती है कि अब मैं करूं क्या? तो मैं सारे के सारे जो एलोकेशन से मैं कट करूंगा। डिफेंस एलोकेशन 1000 करोड़ कम किया, फर्टिलाइजर सब्सिडी कट किया, साथ में फूड सब्सिडी कट किया, उज्ज्वला का स्कीम वो कट किया, सिंचाई की स्कीमों पे कट किया, एग्रीकल्चर कट किया, महिला पोषण, महिला और बच्चों का पोषण स्कीम, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप चौंक जाएंगे। इस साल बच्चे, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, उनके छोटे बच्चे पैदा होते हैं, तो उन बच्चों की, महिलाओं की, उनकी देखभाल के लिए एक पोषण स्कीम है गरीबों के लिए। 65,000 करोड़ खर्च किए इस साल। सर अगले साल का बजट कितना होना चाहिए? 45,000 करोड़। 20,000 करोड़ का डीप कट आता है वहां पर। एक एक करके जो डीप कट लगाए उन्होंने। नॉर्थ ईस्ट की बात की, नॉर्थ ईस्ट में हैवी कट्स हैं सर। मेरे पास कम से 20 ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर इतने हैवी कट्स हैं कि मैं यकीन नहीं मान पाया। तब मुझे लगा ये बजट हिंदुस्तान में नहीं बना, वॉशिंगटन में बना है। मोदी जी बहुत कुछ अनाउंस करना चाहते थे, महिला सम्मान निधि नहीं करने दी, किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात थी, नहीं करने दी, पेट्रोल डीजल के टैक्सेस बढ़ाने थे, अपने घटाने थे, नहीं करने दिए, इनकम टैक्स के स्लैब बदलने थे, नहीं बदलने दिए सर। कुछ नहीं करने दिया सर आईएमएफ ने इंडिया को, क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है जहां अब तुम्हारे हाथ से चीजें बाहर निकल रही हैं, तुम डेट ट्रैप में हो। इस बात को इंडिया समझा, लेकिन इस आती हुई सरकार ने, इस जाती हुई सरकार ने आती हुई सरकार को आग की भट्टी में झोंक दिया है। जुलाई के बजट में आप पाएंगे हैवी टैक्सेस आएंगे, नए टैक्सेस आएंगे, और साथ ही में जो कॉर्पोरेट टैक्स को जो सहूलियत दी हुई है, उनमें से कई सहूलियत वापस होंगी, क्योंकि इसके बाद जो भी सरकार आएगी वो कहेगी आपको 22% का टैक्स जो मैंने एक कंसेशन दिया था, बहुत साल दे दिया और आपने एक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, मेरे सारे इंजन एयरक्राफ्ट पे फेल हैं, आपने कुछ नहीं किया, अब टाइम आ गया कि लेट मी टैक्स यू मोर, क्योंकि आईएमएफ कहता है नहीं, अब आप कुछ नहीं कर सकते। कौन कहता है कि आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के सामने दुनिया नहीं झुकती है साहब? ये पूरा बजट वहां का बना हुआ बजट है। मेरे पास इतने पॉइंट्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हालात ये हैं कि अगर हमारी प्राइवेट कंजप्शन में, यानी कि हमारी डीप स्ट्रेस है मार्केट के अंदर, रूरल स्ट्रेस है, आपसे बेहतर कौन जानता है लोगों की हालत क्या है गांव में, जो शहरों के अंदर लोग हैं उनकी हालत क्या है। तो जो स्ट्रेसेस हैं, यानी कि डिमांड साइड प्रॉब्लम है, डिमांड कहां से आएगी सर? डिमांड के लिए पैसे चाहिए। व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन 23% इंक्रीज हुए एक साल में, अनप्रेसिडेंटेड। गोल्ड लोन 24% इंक्रीज हुए एक साल में। डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड के 7%। आरबीआई बार बार कह रहा है आप क्या कर रहे हो, आप क्या कह रहे हो सर? ये चीजें हैं, और ये सारा का सारा जो बजट है ये दबाव में बना हुआ बजट है, क्योंकि इसके अंदर मोदी जी और निर्मला सीतारमण अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। ये सारी चीजें जो हैं एक डरी हुई सरकार की स्टोरी कहती हैं। आप यकीन मानिएगा, जुलाई में टैक्सेस तैयार रहिए, चाहे ये सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं शेयर बाजार उसी की वानगी था कि टैंक होता है, क्योंकि डोमेस्टिक जो सेविंग्स है ड्राई अप हो चुकी है, अब फॉरेन सेविंग्स की ओर जा रहे हो, आप वहां से बोरिंग करोगे। बस यही से हम उस रास्ते पे चल पड़े हैं जिस रास्ते पर कभी पाकिस्तान, श्रीलंका, अर्जेंटीना और वेनेजुएला चला था। छोटी सी कहानी है, लेकिन मैंने आपको बताई। सुनीलम जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही शॉकिंग एक तरीके से, वी वर स्टन्ड
क्योंकि हमने बहुत सारा पढ़ा, कल से लेके आज तक बहुत सारा सुना, लेकिन जिस तरीके का विश्लेषण आपने पेश किया है ये बहुत ही मतलब चौंकाने वाला भी है, सनसनीखेज भी है। और मुझे ऐसा लगता है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो आमतौर पर ये जो आर्थिक आंकड़े और सब कुछ होते हैं ये इतने कठिन लगते हैं लोगों को, आपने बहुत सरल तरीके से लिखा है। अगर छोटा मोटा हम लोगों के लिए अगर कोई इस तरीके की जानकारी मिल जाए, क्योंकि इस समय देश के अंदर इस किसान और मजदूर विरोधी बजट के खिलाफ में 16 फरवरी को एक तरीके की राष्ट्रीय हड़ताल होने वाली है और ग्रामीण बंद होने वाला है। बड़ा मैसिव स्केल पे उसकी तैयारी चल रही है। हम लोगों को अगर आपकी ये मदद हो जाएगी कि एक ये जो आपने बोला है इसके जो मुख्य मुख्य जो फीचर्स हैं वो अगर आपने कहीं पर लिखा होगा, अगर आप वो साझा कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि बहुत गंभीर चेतावनी आपने दी है। चेतावनी भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से खोखली हो गई है और जाने वाला जो हमारा रास्ता है वो श्रीलंका, पाकिस्तान और अर्जेंटीना का जो आपने बताया वो बहुत ही भयावह स्थिति है जिसकी कल्पना आमतौर पर नहीं करते हैं। और जी जी इन्होंने 4 वर्ग बनाए, महिला, युवा, किसान, गरीब। मैं तभी समझ गया था इन चारों का हिट होने जा रहा है बड़ा। महिलाओं को इतनी बुरी तरह हिट किया गया इस बजट में, मैं आपको आंकड़े बताऊं तो आप चौंक जाएंगे। गरीबों को हिट किया है, किसानों को हिट किया है, युवाओं को हिट किया है, उनके सारे एलोकेशन स्लैश कर दिए गए। मैं जी, अगर आपके पास दिनेश जी अगर समय होगा थोड़ा सा हम शशांक जी का टिप्पणी ले लेते हैं। अगर समय होगा आप केवल रुकिएगा तो एक बार फिर जो है आपकी टिप्पणी लेंगे, क्योंकि तो शशांक जी आपसे मैं कहूंगा, आपने जो कुछ सुना मुझे लगता है कि आप भी स्टन्ड होंगे एकदम। आपको भी लग रहा होगा कि इस तरीके का आपको भी उम्मीद नहीं होगी। हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ा। बताएं जी, अनम्यूट कर लें शशांक जी। आप शशांक जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं चाह रहा था डॉक्टर साहब अभी दीपक जी को दोबारा कभी कंटिन्यू कराइए, क्योंकि मैं लगभग इसी लाइन पे बोलने जा रहा था और काफी हद तक जो मेरे पास जो जानकारी थी, आप तो एक्सपर्ट है दीपक जी, मैं चाहूंगा तो दीपक जी को कंटिन्यू करा दिए, उसके बाद मैं कंक्लूड करूँ। दिनेश जी हाँ दिनेश, दीपक जी भी दिनेश, लेकिन आप दिनेश के वोरा जी हैं। हाँ वोरा जी जो कह रहे हैं, आप अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी दे दीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी सर बड़ी सिंपल सी मेरी ये है, मलिक साहब भी बोले और दीपक सर भी जो बोले, वोरा साहब ने भी जो कहा है कि इस सरकार को कोई भी, जैसे अमेरिका में रेड इंडियंस थे, जब कब्जा कर लिया तो उनको $1 और 1 बोतल शराब दे दी जाती थी और वो ओरिजिनल मालिक वहीं पड़े हुए थे। यहां पर ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट है क्योंकि इनकी फंडिंग कारपोरेट से हो रही है, तो पहले वाले बजट कारपोरेट बना रहे थे, जब कारपोरेट को लुटाते चले गए तो अब आके बाहरी हस्तक्षेप में जो ये बजट का जो कर रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण खाली मैं दे दूं, मनरेगा का आप ले लीजिए। मनरेगा में पिछले साल इन्होंने 68,000 करोड़ रुपए का आउटले किया था, अब तक वो खर्च हो चुका है 88,000 करोड़ रुपए, जबकि बंगाल को 7,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिया नहीं है। और जो बजट एलोकेशन बढ़ाया है तो वो भी बढ़ा के फिर 88,000 करोड़ किया, यानी कि जितना पिछले साल था तो कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और 5 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर्ड है मनरेगा में, और इतने पैसे में 25 दिन से ज्यादा का काम नहीं दिया जा सकता। अगर हम 100% करना चाहते हैं तो मनरेगा की 100% नहीं, 100 डेज जो एक्ट में दे रखा है, अगर उसको करना चाहे तो 3 लाख करोड़ केवल मनरेगा के उसमें चाहिए। तो गरीब इनके उसमें कहीं पर भी नहीं है। और मंशा कारपोरेट की किस तरीके से है, इसरो के कुछ साथी मुझे मिले थे, इसरो में सबसे बड़ा खर्चा जो आता है आपका, जो लॉन्च पैडल बनाना, व्हीकल को लॉन्च करना, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कराना है, वहां पर भी कारपोरेट को कैसे घुसेड़ दिया है कि सरकार पैसे देके स्ट्रक्चर बना रही है, लेकिन जो कारपोरेट है, जो नए नए स्टार्टअप्स आए जिनको छूट दी जा रही है, वो वहां की लॉन्चिंग फैसिलिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इस तरह की रूल्स बना रहे हैं।
तो एक्सपेंडिचर कारपोरेट्स के लिए गवर्नमेंट पर्दे के पीछे से कर रही है। एग्रीकल्चर के तो आप किसानों के इतने बड़े लंबे आंदोलन आपने किए हैं, एग्रीकल्चर सब्सिडी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 70 से 80% हिस्सा कारपोरेट ही उठा ले जा रहा है। वो चाहे वो फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी किसानों के हिस्से में आ जाती है, जो पेस्टिसाइड्स पर या जो एग्रीकल्चर इनपुट्स में इम्प्लीमेंट्स में जो नई चीजें की सब्सिडी दी जा रही है वो भी एग्रीकल्चर के खाते में जोड़ दी जाती है। बेनिफिशियरी उसका जो हो जाता है जाके कारपोरेट हो जाता है। और एक आखिरी बात छोटी सी कह दूं, क्योंकि मुझे मन कर रहा है दीपक जी को, वोरा साहब को सुनने का, कि जिस मनमोहन सिंह साहब के टाइम की बात कर रहे हैं दीपक जी, उस पीरियड में किसानों का औसतन जो फूड प्राइसेस थी वो 8 से 9% का एवरेज था बढ़ने का, और पिछले इनके कार्यकाल में 14 से अब तक 5% का भी एवरेज नहीं आ रहा है जो फार्म प्रोड्यूस है इनके बढ़ोतरी का। तो जो सेविंग्स की जो ड्रॉप्स आई है 5% की जो आई है, तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि इनके कार्यकाल में औसतन 28 से 30% आमदनी पिछले 10 साल में बढ़ी है आदमी की। 50% सरकार चिल्ला रही है, हम लोग का जो आकलन है वो 28 से 30% का है औसत बढ़ोतरी ओवरऑल। और केवल फूड आइटम में, जिसको अभी उन्होंने कहा कि जो अपने कंजम्पशंस घट रहे हैं, तो कंजम्पशन इसलिए कर रहे हैं कि खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं उनकी बढ़ोतरी पिछले 5 सालों में 65 से 70% हो गई है। तो सेविंग्स आएगी कहां पे? इनकम स्टैग्नेंट है, खर्चे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आदमी की परचेजिंग पावर कंटिन्यूस डाउन होती चली जा रही है, पैसा स्क्वीज होके, क्योंकि वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड जो गोलवरकर साहब की है, उसको अगर आप पढ़ो तो उसमें आता है कि साहब लंबे समय तक अगर राज करना है तो 95% जनता गरीब होनी चाहिए और पैसा 2-3 सत्ता समर्थित पूंजीपतियों के पास होना चाहिए। मुझे लगा सरकार लगभग उसी दिशा में चल रही है कि जब रोजी रोटी और महंगाई का सवाल जनता उठाए तो ये प्रभु श्री राम की मूर्ति के पीछे छप के आपको याद दिलाएं कि हमने मंदिर बना दिया है। मुद्दों को हटाने के मास्टर हो चुके हैं और इनको ये कॉन्फिडेंस है, इस लेवल का कॉन्फिडेंस है कि बड़े इत्मीनान से वो कह रहे हैं कि हम आपको जो है जुलाई में पूरा बजट देंगे। लेकिन मैं वोरा साहब के बाद पूरी तरह से मुतमईन हूं कि आने वाले दिन खतरे के दिन है। जी सर, मुझे इतना ही कहना था। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी। मैं ये चाह रहा हूँ एक थोड़ा सा ये भी बता दें कि ये जो आपने बताया कि सब कट्स किए हैं, वो बातें जो है पब्लिक डोमेन में ही है। ये जो पैसा वापसी वाला मामला है कि 1 लाख करोड़ जो है अलग अलग योजनाओं का जो पैसा था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, ये वापस आ गया, ये खर्च नहीं किया गया। तो खर्च नहीं किया गया का मतलब ये है कि ये रिलीज नहीं किया गया स्टेट्स को, या स्टेट्स को दिया गया और उन्होंने इसको खर्च नहीं किया, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूं। दूसरी बात ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एमएसपी की कानूनी गारंटी करने के लिए या एमएसपी के अंदर जो खरीद सुनिश्चित करने के लिए जो पैसा चाहिए, क्या ये सरकार ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहती या सरकार ये देना नहीं चाहती? और दूसरी तरफ जैसे 15 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जब से आए हैं मोदी जी 2014 से अभी तक अगर कॉर्पोरेट का इन्होंने माफ किया है, तो किसानों का 14 लाख करोड़ रुपए टोटल जो संपूर्ण कर्जा मुक्ति के लिए जरूरी है वो करने को तैयार क्यों नहीं है? तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर वाले इशू के ऊपर अगर आप पहले बोले और उसके बाद में फिर जो आपके और जो आप बातें बताना चाह रहे थे बोले। इस बीच में हमारे साथ में विजय चावला जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी जो है 5-7 मिनट दिनेश जी को हम सुनेंगे, इसके बाद में विजय चावला जी की हम लोग टिप्पणी लेंगे। जी सर, मेरे साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने बड़ा शानदार बोला है, उनके बोलने के बाद कुछ रह नहीं जाता बोलने को, लेकिन चलिए फिर भी मैं अपनी बात कहता हूँ। मैं अभी विजय जी 2 मिनट, दिनेश जी उनको निकलना है, मैं चाह रहा था कि उनकी बात पूरी हो जाती। जरूर 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 जरूर। शशांक जी ने रिक्वेस्ट किया और हम भी ये चाहते हैं कि उनकी बात पूरी हो। दिनेश जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए सुनीलम जी, एग्रीकल्चर का विषय एक बहुत सेंसिटिव विषय है। सरकार किसानों के प्रति जो कमिटमेंट दिखाती है
और धरातल पर जो करती है उनमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरे पास ये पूरा बंच है, इसे आप कह सकते हो कि बजट एट ए ग्लांस, करीब 40 पेज का डॉक्यूमेंट हर साल ये आता है। ये छोटा डॉक्यूमेंट है, बाकी तो एक माइक्रो लेवल का इसके आगे और भी डॉक्यूमेंट आता है। यहाँ पर सारे आंकड़े होते हैं, हर एक आ नहीं सकते हैं वहां पर। एग्रीकल्चर के अंदर पैसे दिए ही नहीं गए, मैं आपको बताऊं। रिटर्न की बात तो बाद में आएगी। जो आपको बताया जा रहा है कि हम इतना एलोकेशन कर रहे हैं, वो एलोकेशन किया ही नहीं जाता। उसके लिए उसके लिए ऐसी कंडीशनैलिटीज लगा दी जाती हैं, जो राज्य सरकारें जहां पर पैसा पहुंचना चाहिए, फिर किसानों के पास पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं पाता है। मैं आपको कुछ आउटलेस बताता हूं, देखिए कैसे उनका रिडक्शन होता है। क्रॉप इंश्योरेंस 15,000 करोड़ की जगह इस बार 14,600 करोड़, 400 करोड़ कट गए यहां पर। नेक्स्ट में आता हूं। आप देखिए छोटी छोटी चीजें होती हैं सर, आपको यकीन नहीं आएगा। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट सिस्टम 2022-23 में स्टार्ट किया गया। बजट रखा गया था 4,000 करोड़, 4,000 करोड़। इस साल का बजट कितना है सर? 40 करोड़। कितना कट किया? पूरा ही कट हो गया सर, कुछ बचा ही नहीं है सर। अच्छा, पल्सेस के लिए सरकार को 800 करोड़ का बजट था, लेकिन यह भी वहां पे स्टैंड स्टिल हो गया है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, आप सोचिए 138 करोड़ का था पिछले साल, घट के 100 करोड़ हो गया। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय सुरक्षा योजना यानी कि पीएम आशा, ये 2200 करोड़ से घटाकर 1737 करोड़ कर दिया इस नए साल में। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना 923 करोड़ से घटा के 729 करोड़ कर दिया। जो किसानों की बात, पता नहीं कितनी बार अन्नदाता शब्द इन्होंने यूज किया, और ये सब फैलेसी है, आपको भ्रमित करने की चीजें हैं। अभी एक और इसमें चीजें थी कि एफपीओ के लिए, कि वहां पर 955 करोड़ की बात थी, इस साल 582 करोड़ है। अब सुनिए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसका आउटले 459 करोड़ से घटाकर 366 करोड़ कर दिया गया। और बताता हूं आपको कि फर्टिलाइजर सब्सिडी तो खैर घटी है, वो तो आपको पता ही, मोटा मोटा आपके सामने आ चुका है। इसके अलावा यूरिया सब्सिडी भी घटा है। कुछ चीजें मैं आपके सामने अपने माइक्रो डॉक्यूमेंट में से और लाना चाहूंगा कि ऐसा लगता है कि हर पेट पे लात मारी गई है यहां पर। एक विषय मैं उठाना चाहूंगा, मैंने कल भी उठाया था। मुझे नहीं मालूम ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या इसके अंदर कोई रहस्य है। मैं आपसे भी कहूंगा, जो आप जैसे विद्वान यहां बैठे हैं, तो उस पर गौर करें। फाइनेंस मिनिस्ट्री का यहां पर एक आइटम था, 2022-23 में 11,500 करोड़, 551 करोड़ खर्च किए जाते हैं। 2023-24 में अलॉट किए जाते हैं 13,000, 13,500 करोड़, लेकिन खर्च होते हैं 23,982 करोड़। ऑलमोस्ट इंक्रीज होता है 10-11,000 करोड़ का। मुझे नहीं समझ में आया कि 13,500 करोड़ के एलोकेशन में फाइनेंस मिनिस्ट्री में अचानक से 10,000 करोड़ किस बात का बढ़ गया। लेकिन मुझे चौंकाने वाली चीज इस साल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के बजट से आती है। ये हुआ क्या है साहब कि 23,982 करोड़ खर्च करने की पिछली की जगह 87,642 करोड़, 64,000 करोड़ अप कर दिया गया सर। अगर पिछले साल का मैं उसको अप करता हूं, तो ये अमाउंट 75,000 करोड़ अप है सर। सर, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को अमाउंट किस लिए दिया जा रहा है? क्या ये अमाउंट किसी और को देना था, कहीं और खर्च करना था, और ताकि लोग भ्रमित ना हो जाएं, या लोगों को मिसगाइड करने के लिए इस अमाउंट को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दिखाया जा रहा है, या कहीं इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम में दिखाना था किसी और मद के लिए, आप समझ सकते हैं, और इसको ताकि लोग उसको पकड़ ना लें, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में दिखाया जा रहा है। ये 64,000 करोड़ एक्स्ट्रा क्यों जा रहा है? क्या ये प्रिंटिंग मिस्टेक है? और ये गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है साहब। मैंने सरकार की इंडिया गवर्नमेंट बजट.इन से डाउनलोड किया है। अब आपको मैं कुछ और आंकड़े देता हूं जो उनके डीप कट्स हैं साहब। अर्बन रिजुविनेशन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहां पे शहरों के अंदर लोगों के उत्थान के लिए, जीवन बेहतर करने के लिए, उनको अच्छी सुविधाओं के लिए पिछले साल दिए 16,000 करोड़, इस साल 10,400 करोड़, 6,000 करोड़ सीधे कट किए। अब
आपका अनाज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। सुनीलन जी, ये तो आपका कृषि का विषय है। पिछले साल इसके लिए पैसे दिए गए 8,532 करोड़ अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, ताकि वो ठीक रेट में लोगों तक पहुंचे। इस बार उसके लिए दिए गए 7,000 करोड़, 1,500 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन के काट लिए गए। और आता हूं सर, स्वच्छ भारत मिशन 5,000 करोड़ एलोकेट किए, खर्चा सिर्फ 2,500 करोड़ किया। ये 2,500 करोड़ कहां चले गए सर? ये इनसे कोई पूछे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, बहुत चर्चे हैं साहब, 4200 करोड़ एलोकेट किया, 2100 करोड़ खर्च किया, और इस साल उसका एलोकेशन घटा के 4100 करोड़ कर दिया। और इसके आगे महिलाओं के प्रति, यहां तो किसानों को हिट किया, महिलाओं को देखो कैसे हिट करते हैं। महिला शक्ति मिशन 3144 करोड़ का आपका आवंटन, खर्च क्या किया? 2300। सर 1800 करोड़ कट कर दिया आपने। उसके बाद क्रॉप इंश्योरेंस 15,000 करोड़ से 14,600 करोड़, यहां भी आपका कट कर दिया। एक चीज होती है न्यूट्रिएंट सब्सिडी सर, 60,300 करोड़ की थी, किसको दी जाती है सर न्यूट्रिएंट सब्सिडी? पोषण तत्वों की। 60,300 करोड़ से घटा के 45,000 करोड़ स्लैश कर दिया पूरा का पूरा। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को बहुत जोर जोर से कह रही थी निर्मला सीतारमण, नॉर्थ ईस्ट हमारा मित्र है, नॉर्थ ईस्ट को ऊपर उठाना है, नॉर्थ ईस्ट का हमने बहुत विकास करना है। सर उसका बजट 2200 करोड़ से घटा के 2055 करोड़ कर दिया। 1,500 करोड़ आप उसका लेके चले गए उसके साथ में, अब सॉरी अपने 150 करोड़। नॉर्थ ईस्ट की इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड खर्च किए थे 2,500 करोड़, वहां से भी 150 करोड़ आपने निकाल लिए इस साल में पूरे के पूरे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 3,365 करोड़ से कट करके 2,400 करोड़ सर, 900 करोड़ कहां चले गए सर? कोई जगह ऐसी नहीं जहां इन्होंने हमें धक्का नहीं मारा है। और एक एक आइटम अभी आप देखते चले जाएंगे, डीप कट जिसको कहते हैं बजट के अंदर है। सर पैसे है ही नहीं इनके पास। जब पैसे नहीं होंगे तो वो आपके ऊपर, क्योंकि आईएमएफ ने लोन रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जब लोन रेस्ट्रिक्ट हो गया और आपका टोटल जो एक्सपेंडिचर है पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6% अप होता है सर, ऐसा कैसे हुआ सर? नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो अप होता है 10 to 11% अप होता है हर साल का, जिसे सॉवरिन ग्रोथ ऑफ एक्सपेंडिचर कहते हैं। और वैसे ही सॉवरिन ग्रोथ ऑफ आपका रिसीप्ट्स होता है। लेकिन ये सारा का सारा खर्चा कम क्यों किया गया? तो खर्चा कम कहां करना था? महिलाओं को हिट किया, युवाओं को हिट किया, किसानों को हिट किया और गरीबों को हिट किया। हर वो चीज जो इनके पास जाती थी, क्या इन्होंने अमीर आदमी को हिट किया? क्या इन्होंने कॉर्पोरेट को हिट किया? अगर कॉर्पोरेट का टैक्स 22% से बढ़ा के 25% कर देते थे आज, तो सर ये सारे कट्स की जरूरत नहीं पड़ती थी इनको, इन गरीबों के बिलो द बेल्ट हिट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसी की वजह से हमारे पास आज पैसे नहीं है, हमारा प्राइवेट कंजप्शन नहीं है और हम एक तरह से बदहाली के दौर में हैं। लेकिन कोई सुनने को तैयार है क्या? हम मुश्किल से 90 करोड़ के हमारी जो वर्किंग स्ट्रेंथ है, जिसमें हर 4 में से 1 मर्द काम नहीं करता है, 5 में से 1 मर्द काम नहीं करता है, 5 में से 4 महिलाएं काम नहीं करती, हालांकि घर में काम करती हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कहां है? सब अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और करीब करीब 1/4 ने तो होप ही छोड़ दी कि हमें कुछ मिलेगा आज तक कभी। ये दिक्कत है सारी की सारी, तो कोई देखने को तैयार नहीं है। हाँ, एक चीज दी है उन्होंने आपको, ये याद रखिएगा डॉक्टर सुनीलम, आपको उन्होंने दिया है 2047 का एक शानदार विकसित भारत का तकिया। अपने सिर के नीचे रखिए, सपने लीजिए और सो जाइए, आपको मीठी नींद आएगी। हो सकता है आज आपके पास खाने को रोटी नहीं है, आप भूखे पेट हैं, लेकिन 2047 का विकसित भारत का तकिया सिर के नीचे रखिए, नींद बहुत शानदार आएगी साहब विकसित भारत की। धन्यवाद आपका साहब। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। न्यूज टाइम के अंदर भी आपने ये डिबेट जरूर की होगी, कल भी की होगी, शायद आज भी की होगी, आप करेंगे, उसका भी लिंक भेजेंगे तो हम हमारे जो बहुजन संवाद के जो पैनलिस्ट हैं और जो सब ग्रुप्स हैं उसके अंदर भी डालना चाहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आमतौर पर ये सब जानकारियां जिस तरीके से जानी चाहिए वो पूरे देश के अंदर गई नहीं है। उन जानकारियों को आपने, हमारा छोटा सा जो प्रयास है बहुजन संवाद के तौर पे, इस पे आपने समय दे करके देश के सामने रखने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।